बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के साथ जी मैं हूँ यासिर रहमान। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया है, पूरी कौम दुखी है। ट्रेन हादसा, वो ट्रेन जो कि हज़ारा एक्सप्रेस वे कहा जाता है, जो कि कराची से रावलपिंडी आ रही थी और उसमें उसकी 10 बोगियाँ उलट गईं, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक जो है वो 30 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जाँ बाक हो चुके हैं, और जबकि 50 से ज़ायद अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि वो ज़ख्मी हैं और हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नवाब शाह के करीब ये सानहा पेश आया है और वज़ीर आज़म ने इस पर दुख का इज़हार किया है। सदर पाकिस्तान ने दुख का इज़हार किया है। वज़ीर इत्तलात ने इस हवाले से बताया कि इमदादी कामों को तेज़ कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर रेलवे ने इस हवाले से प्रेस टॉक भी की है और उन्होंने कुछ हादसात का भी इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि जो ड्राइवर की स्पीड थी वो नॉर्मल थी, 50 पे वो स्पीड थी, और लेकिन जो खदशात का इज़हार किया गया है वो ये कहा गया है कि ये हो सकता है कि मैकेनिकल फ़ॉल्ट हो पटरी के अंदर, या फिर तखरीबकारी की भी कोई कार्रवाई हो सकती है। इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। ताहम इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जो है उसका आगाज़ हो गया है। इस हवाले से सबसे पहले ज़रा जान लेते हैं अपने हमारे नुमाइंदे शिराज लहरी इस वक्त मौजूद हैं उस जाए हादसा, उनसे जानते हैं। शिराज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पे, जो डेथ टोल है वो कितना सामने आया है, ज़ख्मियों की तादाद के हवाले से बताइएगा, और जो इमदादी काम हैं, ये कार्रवाइयाँ हैं रेस्क्यू की, वो किस नहज पे जारी हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सराड़ी के करीब, जहाँ ये ट्रेन हादसा पेश आया था, और ये सराड़ी स्टेशन से बिल्कुल साथ साथ है और नवाब शाह के करीब है। तो इस वक्त भी रेस्क्यू का अमल जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त भी जारी हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज अभी तक अब से कुछ देर कबल जो हमें अस्पताल ज़राए से मालूम हुआ, तो 29 अफराद इस जो हादसे में जाँ बाक हो गए हैं, जबकि 70 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जो ज़ेर इलाज मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। जो ज़्यादातर ज़ख्मी और जो मैयतें हैं वो नवाब शाह सिविल हॉस्पिटल ले जाई गई हैं और वहाँ पे उनको तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। इस वक्त दोनों क्रेन्स जो थी इस हादसे में, और 10 बोगियाँ जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। आप मेरे अकब में देख सकती हैं कि क्रेनें जो रोडी से निकली थी और जो कराची से निकली थी, वो दोनों इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, और आखिरी 2 बोगियाँ जो है वो बची हैं, जिनको ट्रैक से जो सीधा किया जा रहा है, और इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पे जा रही हैं। तकरीबन सारे मुसाफिरों को यहाँ से रेस्क्यू कर दिया गया है, लेकिन 2 बोगियाँ अभी भी ऐसी मौजूद हैं जो नीचे की तरफ हैं, और उनमें जो है खदशा है कि कुछ ज़ख्मी या कुछ लोग उनके नीचे भी अभी मौजूद हों। लेकिन तमाम इमदादी कार्रवाइयाँ सारा दिन मुकम्मल हुई और अभी भी इस वक्त जारी है। पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से, पुलिस और जो यहाँ के सराड़ी के जो लोग हैं, सबसे पहले तो वो यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू किया गया था। जो फंसे हुए लोग थे उनको यहाँ से निकाला गया था। 10 बोगियाँ तकरीबन ये मुतासर हुई हैं डायरेक्टली, और 4 बोगियाँ तो ऐसी हैं जो मुकम्मल तबाह हो गई हैं इस हादसे में। और इस हादसे की तहकीकात के लिए वफाकी वज़ीर रेलवे ने इंक्वायरी का भी हुक्म दिया है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ट्रैक्स के हवाले से, उस ट्रैक की बहाली का काम भी किया जा रहा है। लेकिन जो पहला फेज़ है उसमें यह है कि जो बोगियों से मुसाफिर तमाम है उनको रेस्क्यू के अमल को मुकम्मल किया जाए, और पाक अफवाज के पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते भी यहाँ पे मौजूद हैं और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। जबकि ईदी और दूसरी जो ठीक है शिराज, ये बताइएगा कि रेस्क्यू का काम कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा और अस्पतालों की क्या कंडीशन है, क्योंकि इनिशियली जो इतलात मौसूल हो रही थी कि अस्पतालों के अंदर कैपेसिटी नहीं है, इसलिए जो ज़ख्मी है उनको दूसरे अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। ज़रा वहाँ पे बताइएगा कि इस वक्त फील्ड में क्या खबरें आपके पास मौसूल हो रही हैं, ख़ासतौर पर ज़ख्मियों के हवाले से, और जो रेस्क्यू है वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा, रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ? जी, रेस्क्यू की जो अमल है वो तकरीबन 2 घंटे मज़ीद इसमें और लगने हैं, क्योंकि जो क्रेन्स की मदद से बोगियों को सीधा किया जा रहा है, वो 2 घंटे में तमाम अमल मुकम्मल हो जाएगा। जबकि जो मैयतें थी और जो ज़ख्मी थे वो ज़्यादातर जो है सिविल हॉस्पिटल में नवाबशाह ले गए थे, और नवाबशाह, टंडवादम, शहदादपुर और जो करीबी, और जबकि सक्खर के अस्पतालों में भी और हैदराबाद में भी, हैदराबाद से भी काफ़ी एम्बुलेंसेज आई थी और वहाँ पे भी ज़ख्मियों को जो मुख्तलिफ मकामात पर शिफ्ट किया गया है। और जो जहाँ पे कम ट्रामा सेंटर नवाबशाह हो गया या सिविल हॉस्पिटल हो गए, वहाँ पे जगह कम थी, लेकिन वहाँ से लोगों को दूसरी अस्पतालों में भी मुंतकिल किया गया है। जबकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, जो एविएशन की तरफ से हेलीकॉप्टर्स आए थे, उन्होंने भी यहाँ पे ज़ख्मियों को एविकेट किया, और जो ज़्यादा ज़ख्मी हैं उनको हिदायत की गई है कि हैदराबाद और कराची भी मुंतकिल किया जाए। लेकिन पहले फेज़ में तमाम जो लोग हैं वो
नवाबशाह की तरफ टंडवादम और शहदादपुर की जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ उनको जो क्यों करीबे थे उनको वहाँ ले जाया गया। तो शिराज, इस इससे वक्त पहले जो हम सूरत-ए-हाल है जी रेस्क्यू की, वो इससे पहले तकरीबन हम 2 डीसी घंटे साहब को इसमें भी मज़ीद इन्वॉल्व लगेंगे। करें। ये बताइएगा कि जो हादसे की वजूहात हैं, लोकल लोग जो वहाँ पे मौजूद थे वो क्या कहते हैं? कोई धमाके की आवाज़ तो नहीं आई? इसकी ये हादसा पेश कैसे आया? इस हवाले से कोई अब तक इनिशियल जो इतलात हैं मौसूल हुई हैं? जी बिल्कुल, थोड़ी सी यहाँ पे हमारे जो लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो 50 से 60 किलोमीटर फ़ी रफ्तार से इस ट्रेन की रफ्तार थी, लेकिन ये जगह 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार की यहाँ जगह है, लेकिन ट्रेन उससे भी कम स्पीड में थी। लेकिन पहले जो फेज़ में जो हमारी ज़ख्मियों से भी बात हुई थी तो उनका कहना था कि जो इंजन का अगला हिस्सा है वो पहले आगे निकल गया है। जब इंजन का हिस्सा आगे निकल गया तो पीछे डब्बे रह गए जो अनबैलेंस हो गए। ओके। उसके बाद वो सारे डीरेलमेंट हुई है जो आपस में टकराए हैं। और जो कुछ ज़ख्मी, क्योंकि यहाँ से एक नहर भी गुजर रही है तो नहर के करीब भी बिल्कुल जो ना नहर के ऊपर भी एक डब्बा जो है वो बिल्कुल जो है वो डीरेल हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और जो ज़्यादा जो डब्बे आपस में नीचे टकराए हैं उससे भी ज़्यादा जो है वो जानी नुकसान और जो ज़ख्मी हैं वो ज़्यादा हुए हैं। तो इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। अस्पताल में भी जो है ट्रीटमेंट्स दी गई हैं। वज़ीर आज़म की तरफ से दुख का इजहार किया गया है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से भी वज़ीर आला सिंध ने दौरा किया, जाए वकू का यहाँ का दौरा किया अब से 1 घंटा कबल तकरीबन, जबकि वो अस्पताल भी गए थे नवाबशाह में। वहाँ भी इमदादी सरगर्मियों का और जो ट्रीटमेंट्स दी गई हैं मरीज़ों को उसका जायज़ा लिया गया। और आपने ट्रीटमेंट और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से बात की। शिराज, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जो जाए हादसा है वहाँ से अपडेट करने के हवाले से। इस वक्त डीसी नवाबशाह हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद इसहाक साहब। डीसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है पीटीवी न्यूज़ में। ये फरमाइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है ज़ख्मियों के हवाले से बिलखुसूस, क्योंकि इनिशियल जो इतलात मौसूल हो रही थी वो ये कि जो अस्पताल थे उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इतने ज़्यादा ज़ख्मियों को अकोमोडेट किया जाए। तो क्या उन लोगों को हैदराबाद और कराची मुंतकिल किया जा रहा है? जनाब बिल्कुल, मेरा नाम मोहम्मद इसहाक डिप्टी कमिश्नर स्टांगड़ है और मैं यहाँ पे स्पॉट पे अभी मौजूद हूँ। रेस्क्यू का जो अमल था बिल्कुल वो कंप्लीट हो चुका है। अभी ट्रैक क्लियर करने के लिए काम जारी है। और एक बोगी थी जो डीरेल हुई थी जो पुल के करीब पुल के ऊपर, तो उसको हमने सर्च करना था जिसके लिए वेट कर रहे थे। अभी हमारी रेस्क्यू का काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। बाकी जो ज्यादातर, क्योंकि ये यहाँ से करीबी जितनी हॉस्पिटल थी हम शुरुआती में हमने भेज दिए थे वहाँ हॉस्पिटल में उसको फर्स्ट एड देने के लिए। और बाकी जो मैक्सिमम जो है हमने शिफ्ट कर दिए नवाबशाह, क्योंकि नवाबशाह यहाँ से करीब है। तो अभी जहाँ तक वहाँ पे इतला जो वहाँ पे उनका रीफ और उसके अंतर जहाँ तक है वो बिल्कुल वहाँ पे वहाँ कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब और डीसी नवाबशाह उसको लुक आफ्टर करें। बिल्कुल वो वहाँ पे ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है। वो लोग जो जमा हो गए थे शहर के और इसके हवाले से जो कोई अतिया दे रहे थे, इस हवाले से कोई एनजीओ वाले, कोई इसी पार्टी से ताल्लुक वाले, तो वो उस हवाले से कुछ रश हो गया था। बाकी ऐसी बात नहीं है, जितने मरीज हैं उनके लिए हमने वहाँ पे कैपेसिटी मौजूद है, ऐसी कुछ शिकायत अभी तक नहीं है। तो इन मरीज़ों में जो ज़ख्मी हैं इनमें ज़्यादा ज़ख्मियों की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है या मामूली ज़ख्म आए हैं? इस हवाले से अस्पताल इंतज़ामी का क्या कहना है? बिल्कुल, ये इतलात हैं कि उनकी ज्यादातर जो अभी कुछ मरीज ऐसे हैं जिनकी खतरा है, उसके सीवियर हैं, इंजरीज हैं। बाकी तो जो डेट हो वो तो तकरीबन 32 के करीब है। जी ठीक है जी। डीसी सांगड़ मोहम्मद इसहाक साहब हमसे बात कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और यकीनन एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है। इस तरह के जो सानियात हैं यकीनन आज जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं उन्होंने जब प्रेस टॉक की तो उन्होंने कहा कि सुबह से ही उन्हें ये खदशा था कि शायद कोई इस तरह का हादसा रूनुमा हो। उन्होंने दुआ भी इस हवाले से की, लेकिन हमारी जो रेलवे है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए हुकूमत ने साबिक जब ये PMLN की गवर्नमेंट थी 2018 तक, उन्होंने पूरी कोशिश की कि ML1 जो है उसे एक्टिव कर दिया जाए। वो $6 to 8 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, CPAC के अंडर आता है, ताकि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवेज़ का उसे बेहतर बनाया जा सके। इसमें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं जनाब हमारे जो मेहमान हैं स्टूडियोज़ में, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उन्हें भी आज हमें इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह साहब ने, रहनुमा हैं ANP के। शेख फयाजुद्दीन साहब ने ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। और डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने ज्वाइन किया है, नाबर तजियाकार हैं। और शॉर्टली हमें टेलीफोन लाइन पे नईमा
किशोर खान साहिबा भी ज्वाइन करेंगी, जो रहनुमा हैं JUI फे की। आप तमाम जो मेहमान हैं खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं आपसे आगाज़ करूँगा सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह साहब, ये फरमाइए कि इस साने के हवाले से कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें बेहतरी की ज़रूरत है। अगर वो प्रोजेक्ट ना रोका जाता तो काफ़ी हद तक हालात जो हैं आज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के हवाले से बेहतर होते हैं। आपके व्यू में आप क्या इस हवाले से सोच रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके मशकूर हैं कि आप लोगों ने यहाँ पे हमें ये मौका दिया। जहाँ तक हमारे ख़ुसूसन रेलवे का और या फिर सारे डिपार्टमेंट जितने भी हमारे हैं मुल्क के, तो हम देखते हैं कि इसमें जो भी बंदा मतलब है कि जैसे कि आपने कह दिया कि ये लाइन बिछाई जाए या दूसरा कोई लाइन दिया जाए या कोई, उसमें लोग अपने फ़ायदे को देते हैं, मुल्क को नहीं देखते। सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क के अंदर ये है कि हर एक आदमी कहते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, इसमें मेरा फ़ायदा क्या हो, मेरे ठेकेदार को क्या मिलेगा, उसके तरफ से ये सारे अगर ये जब तक ये चीज़ें हैं हमारे अंदर, बहसीत कौम हम तरक्की इसलिए नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि अपने अल्लाह को नाराज़ किया है, अल्लाह को नाराज़ किया इसी बातों पे कि मतलब है कि अपने जो हमें मुसलमान की हैसियत से जो अमल करना है वो हम करते नहीं हैं। और आजकल अगर आप देख दें तो बहर हम अभी US गए थे, वहाँ पे न्यूयॉर्क में एक सेमिनार था, तो उसमें मतलब है कि वहाँ पे हमने देखा कि एक मामूली चीज़ के ऊपर लोग मतलब कि डिस्कशन भी करते हैं और बात भी करते हैं, और कोई इस तरह हादिसा पेश आ जाए, मामूली हादिसा, ये इस तरह कि 100 आदमी शहीद हो जाए या इस तरह मामूली सा, उसके लिए लोग जो है ना सोशल जो वर्कर है या कोई आम आवाम है वो सब निकल के आते हैं, वो कहते हैं कि भाई क्यों हुआ। ये तो हमें पूछना चाहिए कि इतना अगर आप सुबह से दुआ कर रहे थे तो दुआ की जगह वो काम क्यों नहीं किया? वो तो खैर उनके पास इन्फॉर्मेशन इस हवाले से कोई थी। शेख साहब से मैं इनको शामिल करता हूँ। शेख साहब, माजी गवर्नमेंट थी, PMLN की जो गवर्नमेंट थी, आप ही की हुकूमत थी, उसमें ML1 का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर ये शुरू कर दिया जाता है, जैसे कि जो मादी की हुकूमत थी, PTI की गवर्नमेंट, उन्होंने बहुत तनकीद का निशाना बनाया मेट्रो को, उन्होंने कहा जंगला बस सर्विस है, आज उससे बहुत ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। फिर उन्होंने BRT बनाई, BRT बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा भी हो गई। ये बताइएगा ये जो मैस ट्रांजिट के मंसूबे होते हैं ये कितने ज़रूरी हैं, और हमारी रेलवे के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए अब ML1 कितना ज़रूरी है? बात यह है भाई कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, ये कम से कम 50 साल पुराना है। इसे अपग्रेड करने की इंतहाई ज़रूरत थी, इसीलिए मुस्लिम लीग की हुकूमत ने CPEC का इसको हिस्सा बना दिया था कि उस पर ML1 के लिए $8 अरब के लिए उन्होंने MOU साइन किए थे। लेकिन बदकिस्मती से जब ये इसकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो आते ही उन्होंने CPEC को बंद कर दिया, और चाइना जैसे अजीम दोस्त के खिलाफ उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए कि उन्होंने इनमें किकबैक्स और कमीशन खाई हैं, चुनांचे वो सारे मंसूबे ख़त्म हो गए। अब इन 15 महीनों में ही हमारी जो हुकूमत है, जो हमारी ये मुश्तरका PDM की हुकूमत है, तो उन्होंने इसे दोबारा रिवाइज़ किया है और $8 अरब से उसे $6 अरब पे ले आए हैं। उसमें कमी सिर्फ ये की गई है कि कराची से पेशावर तक जो फेंसिंग करनी थी लाइन, रेलवे लाइन के इर्द गिर्द, उसको ख़त्म कर दिया गया है। शहरों के जो जहाँ से रेलवे गुजरेगी वहाँ फेंसिंग कॉस्ट कट की गई है जी, तो इससे $2 अरब की बचत होगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मनसूबा शुरू हो जाएगा। दरअसल पिछली हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तान के दोस्तों को, चाइना जैसे अजीम दोस्त को और तमाम ममालिक को जो है वो जो हमारे पाकिस्तान के दोस्तों ने नाराज़ कर दिया था, इसलिए तरक्की का वो सफ़र जो 2018 तक जारी था वो उसको रोक दिया गया। लेकिन इंशाअल्लाह इन 15 महीनों में दोबारा हम ट्रैक पे चढ़ गए हैं और अल्लाह के फजल करम से डिफ़ॉल्ट से भी हम बच गए हैं। बदखा लोग इस पे बात करते हैं जी अभी 15 महीने की परफॉर्मेंस के हवाले से। डॉक्टर साहब, मैं आपको इसमें शामिल करता हूँ। ये फरमाइएगा कि एक तो इस साने के हवाले से कितना बड़ा सानिया है, इसके लिए की इक़दामात हैं, उसे करने की कितनी ज़रूरत थी, कितना जो 4 साल का टाइम था जो फॉर्मर गवर्नमेंट का, उसने रेलवे को किस हद तक नज़रअंदाज किया है, इस पर हम यकीनन बात करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यही सवाल डॉक्टर ताहिर नईम मलिक से पूछेंगे। बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन्स के तहत 30 अरब रुपए के आसान कर्जा जात की फराहमी। ये वजीर आजम यूथ प्रोग्राम की स्कीम के बारे में पता चला कि आसान कर्जा जात दे रहे हैं। मैंने भी अप्लाई कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना डेयरी फार्म चला रही हूँ।
मैं वज़ीर आज़म की बहुत शुक्रगुजार हूँ। 5 लाख तक के लोन्स बगैर किसी मार्कअप। कर्जे के लिए प्राइम मिनिस्टर्स डिजिटल यूथ हब पर ऑनलाइन दरखास्त दें। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम। छोटा खानदान खुशहाल पाकिस्तान। बच्चों की पैदाइश में वक्फा, बेहतर तालीम, बेहतर परवरिश। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। हर साजिश को नाकाम किया, हर बाजी को पलटाया है। इस डूबती कश्ती को हमने तूफान में पार लगाया है। एक सिमत मिली नौजवानों को, वो छूने लगे आसमानों को। दिया फिर से सहारा गरीबों को, मजदूरों और किसानों को। आफत में घिरे हम वतनों को भी गले से हमने लगाया है। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। 1.25 साल का ये मुख्तसर अरसा तखरीब, इंतशार और फसाद के रास्ते से तामीर की तरफ पलटने का सफर था। माशी तबाही से निकलकर माशी इस्तेहकाम की तरफ लौट आने का सफर था। तन्हाई से निकलकर बाएतमाद दोस्तों की महफिल में वापसी का सफर था। ये सैलाब में घिरे अहले वतन का हाथ थामने का सफर था। महंगाई के सताए हुए अवाम को कुछ रिलीफ फराहम करने का सफर था। मीडिया, इज़हार राय और शहरी आज़ादियों की बहाली का सफर था। हमने वोट बैंक की फिक्र नहीं की, मगर स्टेट बैंक में मुसलसल इजाफे की फिक्र की। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल तश्कील दे दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी और सरमायाकार बरादरी का एतमाद बहाल हो रहा है। 2000 अरब रुपए का किसान पैकेज। वज़ीर आज़म के नौजवानों के लिए प्रोग्राम का आगाज। ज़हीन तालिब इल्मों को लैपटॉप, तालीमी वज़ाइफ की फराहमी, ख़वातीन की एम्पावरमेंट, शोहदा के ख़ानदानों को ख़ुसूसी वज़ाइफ की फराहमी, मुल्क भर में तालीमी दरसगाहों, इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबाजात की तेज़ तरीन तकमील और नए मनसूबों का आगाज पाकिस्तान की माशी बहाली के सफर की चंद झलकियां हैं। जिस तरह 2013 से 2018 में मुल्क को तरक्की की शाहराह पर लाए थे, उसी तरह फिर लाएंगे। जैसे महंगाई कम की थी, फिर करेंगे। जिस तरह नौजवानों को रोजगार मुहैया किया था, फिर मुहैया करेंगे। जैसे लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म की थी, फिर करेंगे इंशाअल्लाह। अजीज हमवतनों, आए नफरतें मिटाएं और मोहब्बतें तकसीम करें और एक कौम हो जाएं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कम बैक। डॉक्टर साहब बताइएगा। मेरी राय में देखें, हर इतना ये तो आखिरी कोई हादसा है और मेरे मुंह में खाक के हम आगे इसको प्रेडिक्ट करें, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेलवे का बोझ नहीं उठा सकता। और ये 4 साल यकीनन निगलेक्ट हुए हैं और माजी में भी निगलेक्ट हुआ है और अब इन प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बहुत बढ़ गई। देखें, अगर अब हम मेट्रो बनाते तो 3-4 गुना, वो पेशावर मेट्रो डिले हुई, हिदायतुल्लाह साहब को पता होगा उसमें क्या नकायस आए और कॉस्ट बढ़ गई। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने 60s में 80s में ये बना लिए। दूसरी बात ये है कि ये अब एक मुल्क इसलिए भी ये ज़रूरी है कि ये हमारी डिफेंस लाइन भी है। रशिया जैसा बड़ा मुल्क सेकेंड वर्ल्ड वार में वो ट्रेन के एक से दूसरे सिरे तक बर वक्त सप्लाई चेन कमांड की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार में कामयाब हुआ।
तो हमें ये देखना कि ये हमारी डिफेंस लाइन भी है। दुनिया भर में ट्रेन जो है वो पैसेंजर पे नहीं बल्कि फ्राइट और कार्गो पे चलती। अब हालत ये है कि जो हमारे दोस्त मुल्तान से आम बेचते थे वो कहते हैं कि इसकी कीमत हमें कोरियर पर लग जाती, जो एक चीप फ्राइट था उसका इकोनॉमी में एग्रीकल्चर में कितना नुकसान हो, उसकी जगह ट्रकों ने कोरियर कंपनियों ने ले ली और ये नुकसान हमें हुआ। अब भी जो आपने खुशाइंद खबर ये है मायूसी की इस खबर के बाद कि हम सी पैक के दूसरे फेज़ में जा रहे हैं जिसमें ये सिस्टम अपग्रेड होगा। ये वक्त की ज़रूरत है, पॉलिसियों का तसलसल होना चाहिए। इन हालात में जब पाकिस्तान की जो इकनॉमिक बेल्ट है टाइट है, चाइना जैसे दोस्त ममालिक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद, पहले उन्होंने यहाँ सी पैक रूट्स पे रोड नेटवर्क बेहतर किया, फिर बिजली की तरसीलात का निज़ाम बेहतर होने जा रहा है और अब रेलवे। तो मेरी तो दुआ है आप सब लोगों की भी कि हम इन हादसात से महफूज रहें। दूसरा आप ये देखें कि इसके ना होने का नुकसान क्या हुआ कि एक मुल्क के रहने वाले लोग खैबर पख्तूनख्वा के या पंजाब के दूर, वो कराची जो एयर टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता, वो गरीब आदमी बस में जाएगा तो उसकी जान को ख़तरा है, वो ट्रेन में जाएगा तो उसकी जान को खतरा। हालांकि ट्रेन दुनिया में सबसे ज़्यादा सेफ है और वो चीपेस्ट भी है। ठीक है। अब आपको वहाँ कराची जाने के लिए मजबूरन एयरलाइंस का सहारा लेना पड़ता है। तो ये भी हमारे कौमी मुफाद में, नेशनल इंटरेस्ट में है कि हम जंगी बुनियादों पे इस ट्रेन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको जदीद करें। अगर अंग्रेज़ लंडी कोतल से उस दौर में 150 साल में कलकत्ता और मुंबई तक लिंक कर सकते हैं और हमारे हमसाया मुल्क में एफिशिएंटली इंडियन रेलवे चल सकती है, तो कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान में भी ये ना चल सके। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। और इसके बाद अभी किरण वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है, जिन्हें चाइनीज़ जो हैं वो शहबाज स्पीड के नाम से पंजाब में जब वो वज़ीर आला थे वो जानते थे, तो उन्होंने आज जो है वो कई मंसूबों का संग बुनियाद रखा है, जिसमें ननकाना पीछे की इंटरचेंज का भी संग बुनियाद रखा गया, तारे गढ़ इंटरचेंज का भी संग बुनियाद रखा गया। उनका कहना यही था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है PMLN के दौर के अंदर जो है इसे हमने फोकस किया और इसका फ़ायदा यकीनन पाकिस्तान की मईशत को भी हुआ, पाकिस्तान के समाज को भी हुआ। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया नईमा किश्वर खान साहिबा ने भी। नईमा साहिबा, ये फरमाइएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग 15 माह के जो हुकूमत की कारकर्दगी है, जिसका यकीनन आप भी हिस्सा है, आपकी जमात भी इसका हिस्सा है, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं कि जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे और उनको 15 माह की कलील मुद्दत के अंदर मुकम्मल भी किया गया, फिर बाकी मंसूबों का संग बुनियाद भी रखा गया, पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत कितनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में बहुत अफसोस है के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर 4.5 साल ये मंसूबे ना रुकते और हमारा सीपेक पे काम इतना स्लो ना हो जाता तो आज मेरे ख्याल में हमें ये दिन पे ना देखना पड़ता। आज जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ट्रेन का हादसा हुआ है, बहुत अफसोस है उसका ये नहीं होना चाहिए था और इस किस्म के जो अफसोसनाक वाक़यात है ये ना होते और जो हमारी मईशत का जो हाल है मुल्क का, मेरे ख्याल में ये ना होता। तो मेरे ख्याल में अगर हमारे सीपेक पे जो काम रुका हुआ था तकरीबन, अगर ये ना रुकता और ये मंसूबे पर वक्त तकमील की तरफ गामजन होते तो आज हमारे मुल्क के ये हालात ना होते। तो जो ये 15 महीने में जो अब इस पे थोड़ा बहुत अब काम थोड़ा तेजी से शुरू हो चुका है और अब मजीद भी जो ये मंसूबे पर प्रोग्रेस हो रहे हैं और क्योंकि इसके लिए जिस पे एतराज़ात भी हो रहे हैं कि निगरान के लिए उन्होंने कुछ ज़्यादा उसके लिए इख्तियारात भी दिए गए हैं, तो ये मद्देनज़र रखा गया है ताकि इन मंसूबों की तकमील हो सके। ये इसी वजह से दिया गया है, उनको इख्तियारात दी गई है ताकि जो ये मंसूबे शुरू हो, चाहे वो सीपेक के थ्रू है या जो दूसरे एग्रीमेंट हुए हैं, ताकि इसका तसलसल कायम रहे। जो ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेख साहब इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा, ये कितना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपना जो टर्म है उसको पूरा करके जा रही है, जो इंटरिम गवर्नमेंट आती है और उसके बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है वो इन मंसूबों को कायम भी रखे, आगे भी बढ़ाए, ये कितनी ज़रूरत है? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये रही है कि 2018 में जो मंसूबे पाकिस्तान मुस्लिम लीग शुरू कर गई थी वो आने वाली हुकूमत ने वो सब मंसूबे रोक दिए थे। तरक्की का वो सफ़र जो हम आगे की तरफ जा रहे थे वो ना सिर्फ वहीं रुक गया बल्कि पीछे की तरफ चला गया। अब आप ये 15 महीने में देख लें
कि आज शहबाज शरीफ साहब ने खुडिया में दूसरी मोटरवे का ऐलान किया है, जो कम से कम 200 अरब से ज़्यादा का खर्चा है, जो लाहौर से कसूर और कसूर से लेकर साहिवाल, दीपालपुर और आगे पाकपतन जाते हुए भावलनगर तक जाएगी और साथ में ही लाहौर सखर मोटरवे को कनेक्ट करेगी। तो ये 260 किलोमीटर की है। जी जी, ये मवासलात की तरक्की से ही मुल्क की तरक्की होती है। जब ज़राए आमदोरफ्त बढ़ते हैं तो कारोबार भी तरक्की करता है, इंडस्ट्री को भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है, और तरक्की का सफ़र जो है वो मवासलात से ही शुरू होता है। देहात से लोग शहरों में आते हैं और आके कारोबार करते हैं और मुल्क को आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह अगली दफ़ा अगर अल्लाह ने मौका दिया इस हुकूमत को, मुस्लिम लीग को, या जिसको भी मौका दिया, उसका अवली फ़र्ज यही होगा कि ये मंसूबे जो शुरू किए गए हैं इन्हें मुकम्मल किया जाए ताकि मुल्क तरक्की की राह में आगे चलता चला जाए। आपने मौके के हवाले से बात की, किरण एक साहब ऐसे थे माजी करीब के अंदर जो मौका छीनना चाहते थे। कल जो डिसीजन आया है लोअर कोर्ट का साबिक वज़ीर आज़म और साबिक चेयरमैन पीटीआई के हवाले से, डॉक्टर साहब मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा। पीटीआई इस पर बड़ी तनकीद करी कि हमें ड्यू प्रोसेस जो है उसको फॉलो नहीं करने दिया गया। ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं करने दिया गया या उन्होंने खुद जानबूझ के लैतुलाल से काम लिया? इनके वकला जो है ख्वाजा हारिस साहब वो पेश नहीं होते थे, फिर ये गवाह जो है वो उनको पेश नहीं करते थे, उनके नाम पेश करते थे, इररेलेवेंट गवाह पेश करते थे। ये एक साल में क्या इनको ड्यू प्रोसेस के लिए मौका नहीं मिला? जज जफर इकबाल जो हैं उनके ऊपर भी एतराज़ था, हुमायूं दिलावर साहब की भी एतराज़ है, लाहौर हाई कोर्ट के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन पर भी एतराज़ है, जो भी जज इनका केस सुनेगा सब पे एतराज़। इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ कि मुजरमाना गफलत का इर्तिकाब हुआ है और एक जुर्म का भी इर्तिकाब हुआ है। इत्तफाक से गुज़श्ता शब मेरी एक पिछली हुकूमत के वज़ीर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट ख़ुद कैबिनेट में लाई तोशा खाने के इशू को, और उसका उनका मकसद ये था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी उन पे मुकदमात फ्रेम किए जाएँ और एक प्रेजेंटेशन दी गई वज़रा की, और कैबिनेट में उसमें डिबेट हुई कि इसको नहीं हमने ये रूल्स इसके बदले हैं और अब ये होगा, और उसके रूल्स के अंदर फिर आप उसको मार्केट में बेचते हैं, फिर उसमें एसेट्स में आमदनी में इजाफे का बायस बनते हैं वो सेल डीड, फिर उसमें से टैक्स अदा नहीं होता, फिर आपने जो गोशवारे भरने होते हैं इलेक्शन कमीशन में। आप एक पार्टी के सरबराह हैं, आप एक जिम्मेदार ओहदे में रहे हैं, तो आपके साथ जो आपका कंसल्टेंट होना चाहिए, पार्टी के आपके 10 वकला हैं, उनको वो सारी एक तरफ आपकी आमदन में इजाफा हो रहा है, आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एसेट डिक्लेरेशन फॉर्म में वो दर्ज ही नहीं कर रहे, और माजी में इसकी नज़ीर ही नहीं मिलती कि जो एक वैसे भी इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे एक रियासत के सरबराह को जो तोहफा मिलता है वो उस रियासत का एक एजाज़ होता है। और दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में US प्रेसिडेंट को देख लें, वहाँ इस तरह के तहफ़ म्यूज़ियम का हिस्सा होते हैं प्रेसिडेंट हाउस में, वो आप मार्केट में बेच रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो इतला एक दोस्त बरादर मुल्क को भी मिलती है कि हमारे तहफ़ जो हैं, अगर आप किसी को किताब का तोहफा भी दें और वो ऊपर लिख के दें और वो किताब ओल्ड बुक शॉप पे आपको मिले, रद्दी के ढेर पे मिले, केस जो है वो बेचने से ज्यादा जो केस है वो मिस डिक्लेरेशन का है। दूसरा जो आपका सवाल है, देखिए इसको यहाँ तक पहुँचने में 14 मंथ्स लगे। अगर आप देखें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए JIT बनी, फिर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हुई, फिर स्पेशल कोर्ट्स बने, और फिर वहाँ उनके पास अपील का राइट ही नहीं रहा, तो यहाँ 3 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से इन्हें मिला रिलीफ, हाई कोर्ट से 2 दफ़ा मिला। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, मैं इसमें सेनेटर हाजी दायतुल्लाह साहब को इन्वॉल्व करूंगा। ऐसा ये फरमाएगा, ये जो एक अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया और प्राइवेट मीडिया के अंदर कि ये बात उछाली जा रही है कि जो भी साबिक वज़ीर आज़म होता है उसको जो है सज़ा दे दी जाती है। अब जो इनका केस है, अगर हम केस टू केस बेसिस के ऊपर देखें, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी, अपील का हक नहीं था। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी, अपील का हक नहीं था। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म और साबिक चेयरमैन PTI को जो लोअर कोर्ट ने सजा दी, क्या इनके लिए रिलैक्सेशन नहीं रखी गई? जितनी रिलैक्सेशन इन साहब को मिली है किसी और को मिली? नहीं जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये हम ये देखते हैं कि इनके पास तो और मौके भी है और मौका तो इसने ज़ाया भी बहुत किया है, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ तो ये इनके अपने जो तकब्बुर, जो परवनियत, जो आना का मसला इन्होंने बनाया था, और बार बार मतलब है कि अपने साथियों से जो ये बैठ के कोई बात करते थे तो उसको मशवरा में शामिल ही नहीं करते, और करते तो बात ही नहीं सुनते। और इनको वो जब बेचारे MNA MPA और जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, सेनेटर,
जितने भी होते हैं वो उनको बात करते थे तो वो उसको ठोकते थे कि नहीं ये नहीं है इस तरह, मैं जो जानता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं सब मुझे मालूम है। ये मैं जो था ना, ये मैं इस अल्लाह ताला ने इनको इस ख्वाबी अल्लाह के पकड़ में आ गया। और मैं ये कहता हूँ कि अगर इनके पास अब भी ये मौका है कि अगर ये मतलब है कि अगले, अब इनको तो ये है कि ये अगले कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि बस ठीक है आप इस पे गौर करें अपने वकील के साथ। और अभी ये मामले जिस तरह आपने कल ऐलान किया कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, तो इस तरह अगर पहले कहते कि नहीं चोरों के साथ मैं नहीं, अभी हमने खुद इन कैमरा सेशन में इनका आना कितना बैठने का ताल्लुक इस केस के साथ क्या है? ये केस के जो मेरिट्स अगर आप नहीं, मैं सर वैसे कहता हूँ कि अगर मतलब है कि इन कैमरा सेक्शन में आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं, अब DGI आए हैं, सब आए, सब जितने भी पार्टीज हैं उनके हेड आए हैं, तो कम से कम आप भी आ जाएं। वो कहते हैं कि मैं इसके साथ बैठना भी नहीं चाहता इसी प्रोग्राम में भी, जो भी आपने फैसला करने का। ये मैं कहता हूँ कि एक तकब्बुर गरूर इसका ये नहीं होना चाहिए, और इसको सारा इनका मसला जो ख़राब हो गया इसकी वजह से, और इसी तरह अपने केस को भी इस तरह से सही तरीके से फॉलो नहीं किया। ठीक और मतलब है कि तोशाखाना कार तो जैसे इन्होंने बताया वो तो इन्होंने शुरू किया, ये तो नवाज शरीफ ने या इससे जरदारी साहब ने नहीं शुरू किया। तो मैं ये कहता हूँ कि रेफरेंस जो है वो तो स्पीकर कौमी असम्बली ने भेजा था, इलेक्शन कमीशन उसने सजा, उसके बाद उन्होंने नाहली भी की और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि फौजदारी मुकदमा भी इसके ऊपर चलाया जाए। मैं शेख साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूँगा। एक तो ये बताएं कि कोई केसेस का कंपैरिजन साबिक वज़ीर आज़म से, साबिक वज़ीर आज़म, साबिक चेयरमैन PTI का कोई बनता है? और दूसरी ये बात बताइएगा कि अभी तो केसेस और भी हैं, इनका अलकादर ट्रस्ट केस भी है, फिर उसके बाद साइफर केस भी है, तमाम जो जितने केसेस हैं, जितने बारी भी इनसे JITs ने जवाब मांगे हैं, क्या ये सेटिस्फाई कर सकें? ये सेटिस्फाई क्यों नहीं करते? जवाब तो देते नहीं है। मैं थोड़ी सी तस्हीह करना चाहूँगा कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म आपने कहा है, तो जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्हें बतौर वज़ीर-ए-आज़म सजा दी गई थी। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो उनको सजा दी गई थी। ये तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। दरअसल ये केस इसलिए नहीं लड़ सकते कि ये केस लड़ने के काबिल ही नहीं है, मेरिट भी ये कभी भी ये केस नहीं लड़ेंगे। ये ओपन एंड शट केस है। ये तो सिर्फ इतना सा मामला है कि मिस डिक्लेरेशन हुई है। इन्होंने 4 बकरियां तो अपने 4 सालों में दिखाई हैं कि मैंने 4 बकरियां हैं मेरे पास, लेकिन तोशाखाना के जो तहाइफ थे जो करोड़ों रुपए की मालियत के थे उनका जिक्र नहीं किया गया। इन्होंने 3 घर तो अपने दिखाए हैं, लेकिन और 3 बीवियां भी माशाल्लाह इनके पास रही हैं, लेकिन 1 तोला सोना नहीं दिखाया गया। तो ये वो सब बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि हर आदमी समझता है कि ये झूठ है सब कुछ, और जो कुछ इनके साथ हुआ है वो कानून के ऐन मुताबिक हुआ है। अगर ये केस को मेरिट पे लड़ते तो ये केस ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में फैसला हो जाना था, जो इन्होंने टेक्निकल बुनियादों पे खींच के 11 से 14 महीने तक ले गए हैं। और ये तो एक बहुत छोटा सा कहना कि हमें मौका नहीं दिया गया, हक़ दिफा नहीं दिया गया, ये जस्टिफाइड है? मेरी बात सुने, जज साहब ने इनको मौका दिया कि आप अपने जो है गवाह पेश करें, तो अगले दिन इन्होंने गवाह पेश नहीं किए बल्कि एक लिस्ट दे दी, और लिस्ट भी उन गवाहों को दे दी जो गैर मुतलका थे। सिर्फ ये चाहते ये थे कि इस केस को लंबा खींचा जाए, लेकिन चूंकि हाई कोर्ट का भी डायरेक्शन था कि इसे डे बाई डे हियरिंग करके इसका फैसला किया जाए, 7 डेज के अंदर इसका फैसला किया जाए, और जो सेशन जज साहब थे वो बाउंड थे। तो ये तो हर वो उस जज पे इतराज करेंगे जो मेरिट पे फैसला करेगा। इनको तो वो फैसला चाहिए जो इनको सूट करे। यही चाहते यही थे कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको सस्पेंड कर दे या रिमांड कर दे, ताकि असखद फिर ये केस शुरू हो जाए। इनको रिलैक्सेशन तो मिली ना, हाई कोर्ट से भी मिली, सुप्रीम कोर्ट से मिली, और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ट्रायल कोर्ट पे इसका कोई ना कोई फैसला तो होने दें, केस तो चलने दें। मैं नईमा साहब आपको इसके अंदर इन्वॉल्व करूंगा। मार्च में गिरफ्तारी की जो कोशिश की गई, वारंट गिरफ्तारी निकाले गए, तो जिस तरह से लोगों ने, इनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने रोका, गिरफ्तारी रुकवा दी, और एक पुलिस वाले जो ऑफिसर हैं वो भी जख्मी हुए। मई में जो 9 मई में सब कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान में सबके सामने है, जिस तरह से जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी उनके ऊपर हमला किया गया। अगस्त में हमें कुछ 5 अगस्त को कुछ ऐसा नजर नहीं आया। क्या वजह है? क्या लोग अब जान चुके हैं कि जो कुछ हमें बेचा जा रहा था वो झूठ का पलंदा था? असल हकायक अब सामने आ रहे हैं कि जिस तरह से घड़ी बेची गई, खाना काबा की अक्स की, इसके साथ पे अलकादर ट्रस्ट केस है, केसेस ऐसे हैं कि ये अनडिनाएबल है। देखिए, आज लोगों को भी समझ आ गई किधर है वो लोग जो कह रहे थे कि खान साहब हमारी रेड लाइन है। वो रेड लाइन तो क्रॉस हो गई, वो हमें लोग नजर नहीं आए। 24 करोड़ के वो लोगों में 24,000 लोग तो कम से कम नजर आने चाहिए। देखिए, इन्होंने खुद ये तोशाखाना केस के लिए
इन्होंने कानून बदला कि अब हमें ये चीजें 20% पे नहीं 50% पे ये लोग लेंगे, जिसको भी ये गिफ्ट मिलेंगे तो 20% पे नहीं 50% पे लिए जाएंगे। लेकिन खान साहब ने उसी 20% पे लिए, उन्होंने खुद कानून बदला, खुद ही उस कानून को तोड़ा। तोशा खाना से कोई चीज लेना कोई गुनाह नहीं है, सब ने ली, सबको लेना चाहिए, लेकिन बेचना गुनाह है। उन्होंने बेच दी एक चीज, दूसरा बेच भी दी, ठीक है, वो जो कह रहा था कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी, ठीक है, उनकी घड़ी उनकी मर्जी, लेकिन जो उस पे केस है, जो ये लोगों को मिसगाइड कर रहे, ठीक है, उसने बेच दी, लेकिन जो केस है उस पे इलेक्शन कमीशन का उसने डिक्लेयर नहीं की। 2019-20 के जो हम हर साल जो हम मेंबरान गोशवारे जमा करते हैं इलेक्शन कमीशन में, 19-20 के गोशवारों में उसने उसको डिक्लेयर नहीं किया, और फिर जाके 21-22 में उसने उसको डिक्लेयर कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन ने उस पे वही, और जिस अंदाज से बेचेगी वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने बेची, पहले पैसे बाद में जमा कराए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। शुक्रिया अदा करना है नईमा किशोर खान साहिबा का, शेख फयाजुद्दीन साहब का, सेंटर हाजी हिदायतुल्लाह साहब का और डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब का। आज के मौज़ूआत को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने समेटा। जनाब, करंट अफेयर स्पेशल से इतने, यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के पास।